MPPSC सिलेबस का यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि समाज कार्य की तकनीकी और उपकरण के बारे में। मैंने आप लोगों को तकनीकी के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं आप सभी से चर्चा करूँगा उपकरणों के बारे में। बेसिकली समाज कार्य की तकनीकी में उपकरण है कौन कौन से, टूल्स होते कौन कौन से हैं। हम टूल्स उसी को कहते हैं जैसे होम विजिट करने चले गए, ठीक है, किसी के घर पे चले गए होम विजिट करने और वहाँ से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जाकर घर पर होम विजिट करके गृह भ्रमण करके, उसको भी हम टूल्स में रखते हैं। वो भी एक प्रकार का टूल्स हो जाता है। जैसे हम टूल्स में अगर हम प्रयोग करते हैं तो साक्षात्कार एक जैसे तकनीकी भी थी, आप देख रहे थे, अभी मैंने पढ़ाया भी है इंटरव्यू के बारे में, तो टूल्स के रूप में साक्षात्कार भी आ जाता है, ठीक है। टूल्स के रूप में अभिलेखन, जिसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड भी आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, अभी मैं आपको टॉपिक पे लेकर चल रहा हूँ। और अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई रिपोर्ट अगर आप लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखित तरीके से हो रहा है, तो वो भी आपका टूल्स में ही आ जाएगा, वो भी आपका टूल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कह रहा था आप लोगों से कि भाई उपकरण के रूप में भ्रमण करना कैसे हो सकता है, भ्रमण करना कैसे हो सकता है, तो जैसे अगर आप कोई केस वर्क कर रहे हैं या ग्रुप वर्क कर रहे हैं या कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो समाज कार्य की जो पद्धति लागू करते हैं उसमें भ्रमण का जो कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भ्रमण के माध्यम से हमें पता चलता है उसकी मनोसामाजिक समस्याएं, प्लस में पता चलती है हमें उसकी जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, अवांछनीय समस्याएं जो आ रही हैं, वो भी पता चल जाता है हमें होम विजिट से। और घर पर जब जाते हैं हम, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं कि करंट लेवल पर, यानी वर्तमान की स्थिति में उसकी क्या समस्याएं रही हैं, तो ये भी प्रश्न बन जाता है ना। अभी देखो मैं ग्रुप में आप लोगों से मैसेज कर रहा था, 2-4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाले थे, उसका भी आप रिप्लाई किया करें। जेनोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है पिछले 2006 और 7 के समय में अगर मैं बात करूं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, आप लोग रिप्लाई नहीं करते। फैमिली थेरेपी का था ये सारे के सारे क्वेश्चन। मैं कल फिर आप लोगों से क्वेश्चन भेजूंगा, श्री राम जी ने सिर्फ मुझे जवाब दिया था, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो मैं आता हूँ टूल्स पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूज़ ऑफ सेल्फ की बात किया गया है ना। तो स्वयं का उपयोग का अर्थ क्या हुआ, किसी ग्राहक, ग्राहक का मतलब होता है क्लाइंट, ग्राहक का मतलब क्लाइंट, और क्लाइंट का मतलब आप समझिए सेवार्थी, और सेवार्थी तो केस वर्क में तो आपको पता ही है, लेकिन जो ग्रुप वर्क करते हो, जो समूह बना होता है, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए या सामूहिक समाज कार्यकर्ता के लिए वो भी एक प्रकार का सेवार्थी ही होता है, क्लाइंट ही होता है ना। तो जहाँ क्लाइंट वगैरह लिखा रहे ना और इंडिकेट ना कर रहा हो किसी भी प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत, जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, तो आप समझ जाया करें वहाँ पर, ठीक है। ये तीनों की तीनों प्राथमिक प्रणालियाँ आ जाएंगी, जहाँ पे ग्राहक लिखा हो, जहाँ पे क्लाइंट लिखा हो, जहाँ पे सेवार्थी लिखा हो, ठीक है, तुरंत समझ जाया करें अपने मन से आप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी क्लाइंट की भलाई को बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्य पेशे के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और कुशलता पूर्वक एवं तर्कसंगत रूप से उसका उपयोग करना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है आप सभी लोगों से कि जब सामाजिक कार्यकर्ता प्राथमिक प्रणाली में यूज ऑफ सेल्फ, स्वयं का उपयोग करता है, तो वहां पर उसके अनुभव काम आते हैं, उसके कौशल काम आते हैं, उसके मूल्य काम आते हैं, उसके ज्ञान काम आते हैं। तो इसलिए ये टूल्स है, ये टूल्स के रूप में आप जानिए इसको। एक बार मैं ज्वाइन करता हूं, एक बार रुक जाइए थोड़ा सा। क्या मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप सभी लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्लियर आवाज़। और जहाँ अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताना, मैं थोड़ा सा पेन को और मोटा कर लेता हूँ, है ना। अब देखिए मैंने समय दिया था उनको ज्वाइन होने के लिए, है ना, समय से चल आगे बढ़ते हैं, समय से ज्वाइन हुआ करे आकांक्षा जी। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो स्वयं के उपयोग का अर्थ क्या होता है भाई, समझ गए आप लोग कि अनुभव के आधार जो है कहीं ना कहीं अवसर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टूल्स के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है केस वर्क में भी लागू होगा, ये चीज़ें लागू होगी आपकी ग्रुप वर्क में भी, आपका कम्युनिटी वर्क में भी, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये था इंपॉर्टेंट चीज़ें।
आगे अगर हम बात करें तो चाहे वह व्यक्ति, समूह या समुदाय, देखिए अभी मैं आपसे बोल भी रहा था सेवार्थी के बारे में, और आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि चाहे वह व्यक्ति हो तो व्यक्ति का मतलब हो गया केस वर्क, समूह हो तो वो हो जाएगा ग्रुप वर्क, और समुदाय हो तो कम्युनिटी वर्क हो जाता है, तो समाज पूरे के रूप में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या करते हैं, इन तीनों जगह पर अपनी भूमिका निभाते हैं, यूज ऑफ सेल्फ यानी स्वयं का उपयोग के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आपके कौशल, मूल्य, ज्ञान ही काम आने वाला है। इसीलिए जो मैं प्रश्न वगैरह देता हूँ तो कोई तर्क के आधार पे भी आप लोग थोड़ा सा जवाब दिया करें, है ना, तर्क के आधार पे सोचा करें थोड़ा सा, है ना, जवाब दिया करें। देखिए ये चीज़ें जो होती है, क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपका तर्क बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है ना। और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यूज़ ऑफ प्रोग्राम के बारे में बात हुआ। अब यूज़ ऑफ प्रोग्राम क्या होता है ये तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, मतलब प्रोग्राम जो कार्यक्रम होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कार्यक्रम का आपको प्रयोग करना होता है, ये भी एक प्रकार का टूल्स होता है, ठीक है, ये भी टूल्स होता है। तो कार्यक्रम एक क्रिया के रूप में जब भी कार्य करता है तो इसका अर्थ होता है किसी विशिष्ट परिणाम का उत्पादन करने के सेट से लेकर, तो विनियमित और संशोधित करना। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह आप बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, आप किस लिए बनाते हैं, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है आप लोग। प्रोग्राम आप इसलिए बनाते हैं कि उस समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। आप प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं कि जो ग्रुप के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। केस जो वर्ग आपने जो केस वर्क लिया है, जिसमें आप केस वर्क में देखो एक फैमिली थेरेपी भी होती है, ध्यान रखिएगा, फैमिली थेरेपी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समाज कार्य में, कि परिवार की थेरेपी देंगे कैसे, है ना, तो वो भी आपका केस वर्क में ही आएगा। आप ऐसे मत सोच लेना कि यार ये तो ग्रुप में आ जाएगा, पूरा परिवार आ गया, तो ग्रुप नहीं होगा, वहाँ पे केस वर्क ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखना मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है उसमें, फैमिली के बारे में थोड़ा सा देखना, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको ये भी चीज़ें थोड़ी सी सोचनी होगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य जो यही होता है कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और बेसिकली कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आप उसे प्लानिंग करके करते हो, नियोजन बना के करते हो। ऐसे थोड़ी ना हुआ कि आप जब इमीडिएटली कोई एक्शन ले लिया 1 घंटे के अंदर, है ना, और तुरंत आपने प्रोग्राम लागू कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पर सोच विचार के, समझ बूझ कर आप प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है, ताकि उसका फ़ायदा हो, है ना। आगे अगर हम बात करें तो एक और आता है यूज़ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज़ ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, तो ये भी टूल्स के रूप में आ रहा है, ठीक है। ये कैसे होता है, अच्छा आप समझ गए होंगे रिलेशनशिप का मतलब घनिष्ठ संबंध से, है ना, समझ गए हैं ना आप, घनिष्ठ संबंध। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ आप सबसे कि जब भी आप किसी परिवार का या किसी समूह का या समुदाय का, जब भी आप फैमिली ट्री के बारे में बात करें, बनाते हैं, जिसको आप जेनोग्राम भी बोलते हैं, है ना, जब आप उसे तैयार करेंगे तो उसको तैयार करने से पहले आपको उस सेवार्थी के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि आप जो बात बता रहा है सेवार्थी आपको, वो बात लीक नहीं होगी, ठीक है। उससे ये भी विश्वास होना चाहिए कि वो जो समस्या आपको बता रहा है उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, उसे पता होना चाहिए ये बातें। और जब ऐसी कंडीशन उसे पता हो जाएगा, उसे विश्वास हो जाएगा, तब वहाँ पर एक घनिष्ठता संबंध क्या होगा, स्थापित हो जाता है। तो रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी होता है समाज कार्य में। रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो फिर काम कहाँ से हो पाएगा अच्छे तरीके से, सामंजस्य ही नहीं बैठ पाएगा आप लोगों के बीच में, क्रियाविधि सही तरीके से हो नहीं पाएगी आप लोगों का। कोई भी कार्यक्रम बनाएंगे तो उसमें बाधाएं बहुत सारी आ सकती हैं, तो इसलिए रिलेशनशिप का होना अत्यंत आवश्यक है। और ये समाज कार्य के रूप में अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है रिलेशनशिप। तो जिस तरह से 2 या 2 से अधिक लोग, अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक यानी परिवार होगा, प्लस में समूह भी होगा, प्लस में ग्रुप भी हो सकता है, प्लस में आपका कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना। तो क्योंकि 2 या 2 से अधिक बोल दिया है ना। अब आप ये मत सोचिए फिर तो सर अगर हम केस वर्क करेंगे तो फिर तो वहाँ पे भाई घनिष्ठ संबंध होना ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लिख दिया है ऑलरेडी पहले से ही।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी सत्य है आपका कि केस वर्क में जो सेवार्थी होगा वो भी यानी क्लाइंट, और प्लस में आप जो सोशल वर्कर है वो, इन दोनों के बीच में भी होगा, तब भी यहाँ पे रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है दो, दो हो या दो से अधिक लोग हो। ठीक है, ये कंडीशन आप इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी एक प्रकार की क्या हो जाएगी, उपकरण के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो कहता है कि आदि बात करते हैं और व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से निपटते हैं। और निपटने का मतलब ये हुआ कि उसकी समस्याओं का, उसके भावनाओं विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, लड़ाई झगड़े थोड़ी हो रहा है निपटना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोनों देशों के बीच में संबंध। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर दिया है रिलेशनशिप के बताने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि दो देशों के बीच की बातें कर रहा है यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो उस सेवार्थी की जो समस्या होगी, उस समस्या के प्रति आपको क्या करना है, उसको जागरूक करना है। और जब जागरूक तभी आप कर पाओगे जब सेवार्थी के साथ आप घनिष्ठ संबंध बना पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न जो है अप्लाइड आते हैं, फैक्ट नहीं बनाए जाते हैं, अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं ऐसे में। ठीक है, तो इसका आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। यूज ऑफ इंटरेक्शन, जरा आप मुझे बताएंगे कि यूज ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है। कोई भी अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है, बताइए। सर एक दूसरे के साथ जो चर्चा करते हैं, मतलब जो विचार एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान करते हैं उसको इंटरेक्शन कहते हैं कि कुछ हम वो अपनी समस्या हमको बताए, हम अपनी बातें कुछ दूसरे को कहें। अंतःक्रिया, देखो यहाँ इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया आप कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, अंतःक्रिया का मतलब ये हुआ कि सेवार्थी की बाह्य समस्या ही नहीं, सेवार्थी की आंतरिक समस्या को भी देखना है। ठीक है, अंतःक्रियाएं। तो जब आंतरिक क्रियाएं आप देखेंगे, आंतरिक समस्याएं देखेंगे तो उस समस्या का समाधान करना होता है। ऐसी कंडीशन पर आप कह रहा है, आपसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप केवल बाह्य समस्या को ही नहीं देखेंगे, आप अंतः समस्या को भी देखेंगे और उसकी समस्या का समाधान करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपको मिलेंगे इन फ्यूचर में, या तो आप लोगों के साथ मिल चुके होंगे। बहुत सारी चीज़ें वो बताते ही नहीं हैं, घर की बातें, घर की समस्याएं अगर हो गई या कोई पर्सनल उसकी समस्याएं हो गई तो भी नहीं बताते हैं वो लोग। यहाँ तक कि डॉक्टर को नहीं बताते हैं वो अपनी समस्याएं, है ना। तो आंतरिक समस्या का समाधान करने में सामाजिक कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूज ऑफ इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो अंतःक्रिया एक प्रकार की क्रियाएं हैं जो तब होती है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। एक तरफा कारण प्रभाव की विपरीत बातचीत की अवधारणा में दो तरफा प्रभाव का विचार आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य ये भी है, जब आपने उसकी आंतरिक समस्या को जाना तो यहाँ पर वो जो बातें बोल रहा है क्लाइंट, उसकी बातों को रखा जाए, वैलिड रखा, मतलब मान्यता दी जाए उसकी बातों को, उसकी बातों को निगलेक्ट ना किया जाए। वो जैसा चाह रहा है वैसी उसी के आधार पे। अब कहने का मतलब ये नहीं कि वो अगर आपको बुलाए कहीं पर भी कि आ जाइए आप थोड़ा सा मुझे जो मार्गदर्शित कर दीजिए इस पार्क में आके, तो आप ऐसे नहीं करना है, ये वाला काम नहीं कि वो जैसे बोलेगा वैसे। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जिस तरीके से कंफर्टेबल है उसकी समस्या का निदान करते समय, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। जैसे तकनीकी हो गई, बहुत सारी तकनीकी ऐसी चीज़ें होती हैं कि शायद वो सेवार्थी उस पर कंफर्टेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन पर दूसरी टेक्निक का प्रयोग करें, दूसरे प्रिंसिपल का प्रयोग करें। यही जो कंडीशन है, आप अलग अलग तरीके से जो चीज़ें प्रयोग मिला रहे हैं उसकी आंतरिक समस्या का निदान करने के संबंध में, तो यूज ऑफ इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूज ऑफ कॉमन सेंस, तो ये तो आपको पता ही होगा, जिससे आप करते हैं ना, तर्क कर लेते हैं किसी चीज़ पर, अपना विवेक लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं, ये चीज़ें से लगाकर आप उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। तो ज्ञान, सामान्य ज्ञान, निर्णय ज्ञान का अर्थ बुद्धिमान निष्कर्षों तक पहुंचने की एक क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं यूज ऑफ कॉमन सेंस। तो कभी कभी हमें कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आप लोगों से कि कुछ प्रश्न ऐसे भी जैसे अप्लाइड प्रश्न आते हैं, ठीक है भाई, कंसेप्चुअल जब प्रश्न आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपने विवेक का ही तो प्रयोग करते हैं, वो किताबों में थोड़ी ना लिखा हुआ मिलता है। आप सिर्फ जानते ये हैं कि समाज कार्य का मतलब ये होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे कि आप सोच कहाँ तक रहे हैं, तो कॉमन सेंस का आप प्रयोग लगाते हैं।
प्रयोग करते हैं और उसके हिसाब से आप प्रश्न का जो है जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉमन सेंस का मतलब हो गया ज्ञान से, निर्णय से हो गया, और ज्ञान के अर्थ में जैसे बुद्धिमान निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता को हम बोल देते हैं कॉमन सेंस के माध्यम से। भावना का तात्पर्य ध्वनि, विवेक, बुद्धिमत्ता के साथ न्याय करने और निर्णय लेने की विश्वसनीयता की क्षमता से होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये होता है यूज ऑफ कॉमन सेंस। तो ये भी एक प्रकार का टूल्स होता है। अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब आप जानते होंगे, उपलब्ध संसाधन, है ना। तो कोई भी काम अगर आप करें, चाहे केस वर्क करें, चाहे ग्रुप वर्क, चाहे कम्युनिटी वर्क, तो रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा अच्छे तरीके से। तो TLM, जैसे अगर साधारण भाषा में अगर हम बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में, तो TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं एक प्रकार से। समुदाय में इसको समुदाय किट बोलते हैं हम लोग, अलग अलग नाम दे रखा है लोगों ने, है ना, अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो संसाधन का होना ज़रूरी है। जब तक संसाधन ही नहीं होगा तब तक काम कैसे करोगे। बिना संसाधन के आप उस व्यक्ति में मॉडिफिकेशन ला नहीं सकते हो। रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, चाहे वो रिटन का हो तो पेपर हो, चाहे वो आप पढ़ाने के लिए A फॉर एप्पल के लिए फ्लैश कार्ड क्यों ना हो, फ्लैश कार्ड की बात अगर क्यों ना ही ब्रेल लिपि के बच्चों के लिए एक रेतमार्क वो होता है, रेतमार्क पेपर सीट होता है, रेतमार्क का ब्रेल लिपि बच्चे जिसपे पढ़ते हैं, है ना, उसकी सीट क्यों ना हो, तो उसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अवेलेबल रिसोर्सेज का होना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक अहम भूमिका होती है। आप सबको पता होगा जो फैमिली थेरेपी होती है, फैमिली थेरेपी कौन कौन कर सकता है, कोई बता सकता है मुझे फैमिली थेरेपी कौन कौन कर सकता है। मैंने आज फैमिली थेरेपी के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज में थोड़ा सा मैं चीज़ें बताऊंगा, बता सकते हैं क्या मुझे आप सभी लोग। सर साइकोलॉजिस्ट और बस केवल एक ही व्यक्ति, सोशल वर्कर भी। हाँ, बस मैं यही जानना चाहता था आप लोगों से, सोशल वर्कर, क्योंकि ये किताबों में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, साफ शब्दों में किताबों में ये बात लिखी हुई है, कहा है उस किताब में लिखा हुआ है कि सोशल वर्कर एक प्रकार से फैमिली थेरेपी दे सकता है और एक फिजियोथेरेपी दे सकता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो दे सकता है। ठीक है, बस यही दो लोग दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता फैमिली थेरेपी। ठीक है, ये एज अ प्रोफेशनल है, इन लोगों को चीज ध्यान का। फैमिली थेरेपी में जो नाम आता है वो नाम आता है बोजोर, एक नाम है बोजो रेनमी, मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, बोजो रे रमीनी। ठीक है, बोजो रमीनी इसका नाम है। ठीक है, इसने फैमिली थेरेपी को दिया था। अल्फ्रेड एडलर ने इसकी अवधारणा को दिया था फैमिली थेरेपी को। ठीक है, उसकी अवधारणा को दिया था फैमिली थेरेपी को। ठीक है, तो फैमिली थेरेपी इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक अभी मैंने बताया भी था कि जेनोग्राम के बारे में, जेनोग्राम में पढ़ा चुका हूँ आप सभी लोगों को, तो वो भी पहले प्रश्न पूछा जाता है, आज अब जो है आजकल नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इसका भी यूज़ किया जाता है टूल्स में। ठीक है, इसका भी टूल्स में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं इस तरीके से मेल बनता है और ये फीमेल बनती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर डाइवोर्स की बात होती है तो इस तरीके के दो लाइन बन जाती है। ठीक है, बाकी अंदर एज लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होगा, मैं आप लोगों को एक बार पहले भी बता चुका हूँ, है ना। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जेनोग्राम भी इम्पोर्टेंट होता है, ये टूल्स और उपकरण के रूप में ही आता है। अभी आज आप क्या नाम है, श्री राम जी ने उसका जवाब भी दिया था यस में। ठीक है भाई, तो चलिए, ठीक है, यहाँ तक ये करेक्ट जवाब हो गया, आप सबका ये भी समाप्त हो गया कि टूल्स कौन कौन से होते हैं बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है टूल्स में तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिक्कत है। आप सबको अगर आ रही है तो मैं बता सकता हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। और उपकरणों में देखो अवलोकन भी होगा, मैं बता देता हूँ आप सबको, ध्यान रखिएगा। अगर अवलोकन मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं, तकनीकी के साथ साथ ये भी अवलोकन में भी काम आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपसे तो भ्रमण में, होम विजिट वगैरह जो करते हो भ्रमण में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और अभिलेख में भी काम आता है, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड
में भी काम आता है और रिपोर्ट लेखन में भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपकरण होते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, संसाधन का भी हम तो यूज़ करते ही करते हैं, है ना। कम्युनिटी वर्क जैसे जिसकी समस्या रहेगी उसी के आधार पे टूल्स वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह को हम क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए हम ब्रेल लिपि वगैरह का ही प्रयोग करेंगे। दिव्यांग कोई व्यक्ति है उसको पढ़ाने के लिए तो हमें फ्लैश कार्ड वगैरह का ही प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें सोशल वर्कर को करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जैसी जिसकी समस्या होगी। जी बोलिए। सर, ये जी कथन सत्य है क्या कि उपकरण के बगैर समाज कार्य नहीं किया जा सकता? सत्य है, उपकरण के बगैर समाज कार्य नहीं किया जा सकता, 110% सत्य है। इस बात से सहमत रहना आप सभी लोग। समाज कार्य बिना उपकरण से नहीं हो सकता, बिना रिसोर्सेज संसाधन से नहीं हो सकता। ठीक है, ये सत्य है। चलिए आगे बढ़े आप। एक और प्रश्न यहाँ पर टॉपिक लिया, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आंकड़े का संकलन, जी बता दीजिए एक बार मुझे। सामाजिक कार्यकर्ता जी, उपकरण कहलाता है क्या सर? कार्यकर्ता भी एक उपकरण है क्या सर? सामाजिक कार्यकर्ता एक टूल्स के रूप में आता है, तो ऐसे में टूल्स के रूप में आता है, उपकरण के रूप में आता है सामाजिक कार्यकर्ता। तो हाँ, आप इसको कह सकते हो कि टूल्स के रूप में आया, भाई उसकी समस्या का समाधान ही करने जा रहा है तो उपकरण के रूप में आया है। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपने जो पूछा है ये प्रश्न ऐसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक उपकरण के रूप में आ सकता है सामाजिक कार्यकर्ता, है ना। तो एग्जैक्ट अगर आप उसे उपकरण ना बोल के मार्गदर्शक के रूप में बोले तो सबसे बेटर माना जाएगा, सबसे बेटर माना जाएगा, मार्गदर्शक के रूप में आएगा। टूल्स वो प्रयोग करेगा, वो प्रयोग करेगा। ठीक है जी सर। चले फिर आगे बढ़ें। अब हम क्लियर हो गया होगा, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो मैं आगे चलता हूँ अब, है ना। अब एमपीपीएससी का ऐसे में आंकड़े का जो संकलन है, डेटा कलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। जहाँ आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, तथ्य का मतलब होता है एक प्रकार से अगर हम बात करें फैक्ट, जहाँ आंकड़ों को तथ्यों के रूप में प्रतिनिधित्व करने के। अच्छा, मेरा एक चीज़ याद आ गया मुझे, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दिया है? ये प्रश्न 2021 में पूछा जाएगा। 2 दिन से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, 2 दिन से। कौन बताएगा? अभी आ गया, जैसे मैंने प्रतिनिधित्व बोला वैसे आ गया मेरे माइंड में। बता दीजिए आप लोग, बताइए। श्री राम जी, श्री राम जी कहाँ हो? आदत हो गई सर ऑप्शन की। ऑप्शन दे दूं? हाँ सर। अच्छा जी, टालकाट पार्सन, इस्माइल दुर्खिम और क्रेशर, और आपका एक नाम हो जाएगा सेरोकिन। सामूहिक प्रतिनिधि का संकल्प करता है। दुर्खिम, दुर्खिम करेक्ट जवाब होगा। अभी आप लोगों को मैंने कल ही करवाया है एक क्वेश्चन पेपर, उसमें नहीं देखा। चलो थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को ध्यान के, ये 2021 में पूछने वाला प्रश्न है यूजीसी वाले बच्चों के लिए, है ना, आएगा। आंकड़ों का संकलन में वही है कि प्रदत्त को जो भी डेटा मिल रहा है वो डेटा को तथ्यों के रूप में प्रतिनिधित्व करने के रूप में एकत्र की जाने की एक जानकारी के रूप में परिभाषित किया जाता है इसको। तो जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे उपकल्पना, वेरिएबल्स के बारे में तथ्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भाई आंकड़े का संकलन ही करेगा, वो ऑलरेडी आ जाएगा आपका डेटा कलेक्शन में। ठीक है, तो डेवलपिंग डेटा कलेक्शन एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और यहाँ पे उपकल्पना को स्वीकार किया जाता है। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, मैंने कल बताया था आप लोगों को अच्छे तरीके से हाइपोथेसिस के बारे में, है ना। जहाँ पे किसी वेरिएबल्स की अगर आप क्या करते हैं, संभावित समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं, मैंने एक लाइन में बता दिया था उसका उदाहरण, मतलब परिभाषा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें होती है। अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है, तो कोई मुझे बता सकता है एक लाइन में, एक शब्द में, या सॉरी एक वाक्य में बता देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ फिर। देखो सिंपल शब्दों में आपको ये ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि ये जो प्रस्तुत किया जाता है एक संख्यात्मक विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। किस में प्रस्तुत किया जाएगा? एक संख्यात्मक विवरण में प्रस्तुत किया जाएगा। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जब भी कभी आंकड़ा संकलन लिखेगा, हाँ, जब भी कभी आपको लिखा रहेगा इस तरीके से, तो आप तुरंत इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कभी जो होगा ये संख्यात्मक विवरण के रूप में आएगा।
ये बात तो आप सहमत हो गए कि भाई ठीक है, ये मात्रात्मक के रूप में हम इसको देख रहे हैं, क्या इसको गुणात्मक रूप में नहीं देखेंगे? देखेंगे, गुणात्मक के रूप में भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अनेक उसके कारण मिल रहे हैं, वो कारण आ रहा है जो गुणात्मकता का रूप ले लेगा। तो आंकड़े जो होते हैं वो संख्या के रूप में भी हो सकते हैं या तो गुणात्मक तथ्य के रूप में भी हो सकता है। दोनों को दोनों सही जवाब हो जाएगा। जब आप सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं तो उस दौरान आपको संख्या मिलती है, लेकिन जब उसके व्यवहार का विश्लेषण करते हैं तो कुछ ना कुछ फैक्ट मिलते हैं। तो दोनों होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा। अब यहां से क्लियर हो गया कि संख्यात्मक के साथ साथ अगर कहीं ऑप्शन में लिखा रहेगा गुणात्मक तथ्य भी, तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जहां भी लिखे रहेंगे इनको तो आप टिक मार देना सही तरीके से। अब थोड़ा सा पढ़िए, आंकड़ा का संकलन होता क्या है। आंकड़ों को विभिन्न स्रोत एवं विभिन्न तरीकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को आंकड़ा का संकलन कहते हैं। आंकड़े को विभिन्न स्रोत का मतलब क्या होता है आप पता है, आप सब जानते भी हैं, रिसोर्सेज, जिसको विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो संख्या के रूप में प्राप्त करो चाहे वो गुणात्मक के रूप में प्राप्त करो। ठीक, अब इन्हीं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो आंकड़े का संकलन कहलाता है। रिसीव कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो कहीं नंबर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा गुण, उसके क्वालिटीज मिलेंगी, है ना। तो दोनों चीजें इन्वॉल्व रहती है इसमें। ठीक, अभी मैं टाइप बताऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो सांख्यिकी एक अनुसंधान है। सांख्यिकी अनुसंधान का मतलब होता है कि स्टैटिक्स रिसर्च आप कह सकते हो इसे, या शोध भी बोल सकते हो। तो जब आंकड़ों के संग्रहण में, संग्रहण का मतलब होता है कलेक्शन, से लेकर निर्वाचन, ठीक है, निर्वचन तक की सभी क्रियाएं अभी जो अपने क्रमानुसार पूर्ण हो जाती हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है सांख्यिकी अनुसंधान। अब आपसे कभी पूछ ले कि सांख्यिकी अनुसंधान होता क्या है, तो आप ये बोलना कि जो आंकड़े का संग्रहण है वहां से ले लेना, संग्रहण से आपको कलेक्ट, मतलब संग्रहण जो हुई है वो तो परिभाषा हुआ है। अभी आपने ऊपर जो देखा गुण के आधार पे, संख्या के आधार पर, वो परिभाषा हुई है। अब आंकड़े संग्रहण हो गए हैं, वहां से लेकर निर्वचन तक की जो भी क्रियाएं होंगी वो क्रमानुसार चलेगी जब, तो उसे हम सांख्यिकीय शोध कहेंगे, उसे हम सांख्यिकीय शोध कहेंगे। और सांख्यिकीय शोध वैज्ञानिक क्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, और जब वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है तो वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, सुव्यवस्थित तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं इसे कह सकता हूँ क्रमानुसार होता है, ये क्रम से चलता है, ऐसे नहीं ऊट पटांग कोई का। तो सांख्यिकीय अनुसंधान कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आंकड़े संग्रहण के बाद, अब आंकड़े संग्रहण जब आप करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्रम मिले। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आंकड़े संग्रहण के समय ये जरूरी नहीं कि आपको आंकड़े जो मिल रहा है वो क्रम से मिल रहा है, आगे पीछे मिल सकता है। लेकिन जब पूरे आंकड़े मिल जाते हैं, उन आंकड़े से लेकर आप जो भी क्रियाविधि करेंगे उस सेवार्थी में परिवर्तन को लेकर, वो क्रियाविधि कहलाती है आपकी सांख्यिकीय अनुसंधान, सांख्यिकीय शोध कहलाती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। कभी अगर आता है एग्जाम में आपसे तो आप ऐसे करना। सांख्यिकीय शोध में केवल उन्हीं समस्याओं से संबंधित होगा जिनका संख्यात्मक विवेचना से संभव होगा, जैसे व्यय हो गया, आय हो गया, जनसंख्या हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया इत्यादि। मतलब एक सिंपल सी बात कहा है कि समस्या से संबंधित होगा जिनका मतलब बनेगा संख्यात्मक क्रियाविधि, जिनका मतलब बनेगा संख्यात्मक क्रियाविधि। अब दूसरे पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है कि सांख्यिकीय अनुसंधान केवल उन्हीं समस्याओं से संबंधित नहीं होगा। वहां कह रहा है कि आय, व्यय, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी से होगा, अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है। लेकिन यहां आपसे कह रहा है कि संख्यात्मक विवेचना जो होगी उसके केवल समस्याओं से ही नहीं है, संभव नहीं हो सकता है। जैसे मैं क्या बोला कि बुद्धिमत्ता से नहीं हो सकता है, सुंदरता से नहीं हो सकता है, लालच से नहीं हो सकता। यही कारण है जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपको एक चीज मिल जाता है कि आज भी भेदभाव हो रहा है, आज भी भेदभाव हो रहा है। तो ये एक प्रकार की जो क्रियाविधि कहलाती है वो क्रियाविधि कहलाती है सांख्यिकीय अनुसंधान। क्या कहलाती है? सांख्यिकीय अनुसंधान। तो आंकड़े द्वारा जो भी विषय के संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है वो शुद्ध और संक्षिप्त जानकारी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आंकड़े का जो उपलब्ध होता है, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसकी एक मूलभूत आवश्यकताएं बन जाती हैं। मूलभूत आवश्यकताएं का मतलब होता है कि आधारभूत आवश्यकताएं या बुनियादी आवश्यकताएं बन जाती हैं, है ना, कंठस्थ हो जाता है वो।
तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी समाज में, समुदाय में या समूह में या व्यक्ति के साथ सूचनाओं का जब आप कलेक्ट करते हैं तो उस समय वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं आप सभी लोग। जब भी डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, चाहे वो केस वर्क के रूप में आए, चाहे ग्रुप वर्क के रूप में आए, चाहे कम्युनिटी वर्क के रूप में आए, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा थोड़ा सा, है ना। तो ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं, आंकड़ा कहते किसे हैं। आंकड़ा तो किसी समस्या के संबंध में संख्यात्मक तथ्य के समूह को विस्तृत रूप में आंकड़ा कहा जाता है। तो ये तो एक सिंपल शब्दों में लिखा है कि संख्यात्मक तथ्यों को ही हम आंकड़ा कहेंगे, लेकिन समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संख्यात्मक प्लस गुणात्मक तथ्य, तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व कर लेना आप लोग, है ना। यहाँ बशर्ते आपको समझाने की कोशिश की जा रही है संख्यात्मक तथ्य, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, और या तो आप इसे गुणात्मक भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी आंकड़े में, ठीक है। आंकड़े की अगर हम प्रकार की बात करें या टाइप की बात करें तो आंकड़ा जो होता है, तो देखो पहले तो आंकड़े जो होते हैं वो एक गुणात्मक भी होता है, एक मात्रात्मक होता है। पहले ये समझ लीजिए, गुणात्मक आंकड़े से तो आप सभी लोगों को पता है कि जो अपने लक्षण गुण के प्रकार के आधार पर निर्धारित होता है या उसका वर्गीकरण किया जाता है, वो गुणात्मक आंकड़ा कहलाता है। भाई ये तो नाम से ही पता चल रहा है। मात्रात्मक आंकड़े में भी अभिषेक जी ये भी पता चल रहा होगा कि जहाँ पे संख्या वगैरह आ रही है तो ये मात्रात्मक के आधार पे आप इसे डिफाइन कर लेते हैं। भौगोलिक आंकड़े के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व करेंगे, अब जरा मुझे बताइए भौगोलिक आंकड़े में। सर भौगोलिक आंकड़ों में सारी भौगोलिक अवस्थाएं जो है उसको आंकड़ों के हेडिंग में ले लेंगे। हाँ, भौगोलिक आंकड़े में आपने उस राज्य की जनसंख्या को, वेरी गुड, आपका उधर ही जा रहा था, उसी साइड जा रहा था आपका सेंस। हाँ, तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम बात करें भौगोलिक आंकड़े में, तो जनसंख्या दर्शाने के लिए वितरित जो भी आंकड़े होते हैं वो भौगोलिक आंकड़े में दर्शाए जाते हैं। तो हम राज्य की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें या स्थानीय किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वो बेसिकली भौगोलिक आंकड़े में आ जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, या तो आप इसे आंकड़ों के प्रकार में चाहे प्राथमिक आंकड़ा कहें, चाहे आप इसी को एक हेडिंग और बना लीजिए कि आंकड़ों का स्रोत बोले, बात दोनों एक ही होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, पहले तो टाइप समझ लीजिए कि प्राथमिक आंकड़ा होता क्या है, प्राइमरी डेटा होता क्या है। यहाँ जो रिसर्चर होता है, जैसे आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्वयं संबंधित स्थान का संग्रह करते हैं और उपयोग करते हैं और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सबसे पहले जाते हैं और वहाँ पर गया आप, और जाते ही आपने उसका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करके आपको वहाँ से कुछ ना कुछ, उस स्थान से या उस प्लेस से कुछ ना कुछ डेटा मिले हैं। उन डेटा का आपने जब प्रयोग किया उसी को बोलते हैं प्राथमिक। जैसे ही आप जाते हैं किसी प्लेस या स्थान या कहीं पर भी और स्वयं जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, अपने सेंस का प्रयोग करते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आ जाएगा। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राथमिक आंकड़े के अंदर। स्वयं के क्षेत्र में जाकर घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि आप चले जाइए भाई हिबास हॉस्पिटल या आप चले जाइए एम्स हॉस्पिटल और आप वहां जाएंगे तो आप सबसे पहले अवलोकन करेंगे ना। और यही जो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सोशल वर्कर बैठा हुआ है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो बैठे हुए हैं, उनके अलग अलग चैम्बर रहते हैं। तो आपने वो पे ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, और यही जो क्रिया कर रहे थे इसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर आपसे पूछेगा प्राथमिक आंकड़ा तो प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एग्जाम्पल बताइए प्राथमिक आंकड़ा का कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा जो प्रत्यक्ष अवलोकन होता है प्राथमिक आंकड़ा होता है। प्रश्नावली की बात करूं तो भी ये प्रत्यक्ष आंकड़े होते हैं, प्रश्नावली विधि भी इसमें लागू होती है प्रत्यक्ष आंकड़े के रूप में। अगर हम बात करें अनुसूची की बात करें तो अनुसूची भी आपकी प्राथमिक आंकड़े में आ जाती है। साक्षात्कार की अगर मैं बात करूं तो भी ये प्राथमिक आंकड़े में आ जाता है। वैयक्तिक अध्ययन, ध्यान से सुनिएगा, एक वैयक्तिक अध्ययन होता है, एक इतिवृत्ति अध्ययन होता है और एक जीवन इतिहास अध्ययन होता है। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा बारीकी समझिएगा। जो वैयक्तिक अध्ययन होता है इसमें हम व्यक्ति के पर्टिकुलर चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन जब हम इतिवृत्ति की बात करते हैं
या हम बात करते हैं जीवन इतिहास की बात, तो वहाँ पर प्रीनेटल, पोस्टनेटल, नियोनेटल ये भी चीज़ें देखते हैं उस सेवार्थी के बारे में कि पहले जन्म से पहले उसकी क्या कंडीशन रही थी, गर्भ के समय की बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो जन्म के बाद क्या कंडीशन, अब क्या कंडीशन रही है, ये भी बात करते हैं। तो ये आपका आता है जीवन का इतिहास में। और जहाँ प्रीनेटल पोस्टनेटल नहीं होता है वो आपका वैयक्तिक अध्ययन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक होता है प्रक्षेपण विधि। अब प्रक्षेपण विधि में TAT आता है, CAT आता है, ठीक है, कैट आता है। ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रक्षेपण विधियों में आ जाएंगे। समाज मिति, अभी मैंने सेरोकिन के नाम बारे में बात भी किया था, सॉरी सेरोकिन नहीं, सोरेनसन के बारे में बात किया था। जो सोरेनसन जी हैं समाज मिति के बारे में बताया भी हूँ आप लोगों को, तो समाज मिति भी इसी का पार्ट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक आंकड़े के कुछ स्रोत भी हैं। अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रक्षेपणीय प्रविधियां और समाज मिति। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर हो गया होगा, अब दिक्कत तो नहीं होगी। यहां से एक प्रश्न आना तय है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं डाउट है, आगे बढ़े, चलो। जी सर। हाँ, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो द्वितीयक आंकड़े आते हैं। द्वितीयक आंकड़े कहिए, या जब उसको प्राथमिक स्रोत बोल रहे थे तो आप इसको भी बोल सकते हो द्वितीयक स्रोत भी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो होता है इसके अंतर्गत किसी सामाजिक संस्था के विकास के संदर्भ में जब आप जाते हैं वहाँ पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो वर्तमान में सामाजिक दशाएं कौन कौन सी है उस पर प्रकाश डाला जाता है। वर्तमान में जो सामाजिक कंडीशन है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। अब प्रकाश डालने का मतलब ये हुआ कि सर्वेक्षण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डायरी लिखते हैं, लेखन की क्रियाविधि करते हैं। ये क्रियाविधि करते हैं चाहे वो सार्वजनिक रूप से आए चाहे वो व्यक्तिगत रूप से आए, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से आएगा तो वहाँ पे पैटर्न उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और सार्वजनिक रूप से आएगा तो रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, सांख्यिकी आंकड़े, अन्य बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों का हम प्रयोग में लाते हैं, सर्वेक्षण वगैरह भी। ठीक है, तो वो आता है आपका द्वितीयक आंकड़े में। अब देखो क्या करा है कि वे आंकड़े जो किसी दूसरे के द्वारा पहले से एकत्र किए जा चुके हैं, यदि किसी दूसरा विशेषज्ञ उन आंकड़ों का उपयोग करता है तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो एक तो ये भी आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने कोई रिसर्च किया और उस आंकड़ों का मैंने प्रयोग किया, अब मैंने उस पर रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। अब आप आते हैं तो आप भी वहाँ पर क्या करते हैं, वही आंकड़ों का आप प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन पर आपने जो यूज़ किया है मेरे वाला आंकड़ा, वो द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आ गया, वो गौड़ आंकड़ा कहलाया आपका। ऐसे में उसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। चाहे मेरी रिकॉर्ड ले लो, चाहे मेरा रिपोर्ट ले लो, चाहे मेरी सांख्यिकी एनालिसिस ले लो। जैसे आप रिसर्च में देखा भी होगा आप लोगों ने कि यूके का रिसर्च भी यहाँ पे बेसिकली इंडिया में भी वो लागू है, डिट्टो कॉपी कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रहे, वहाँ पे अगर आप उनकी रिसर्च कर रहे हैं कॉपी, तो वो अलग होना चाहिए कंट्री, अपने देश का अगर है, अगर आप उसका कॉपी करेंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा अपने देश का। ठीक है, तो रिसर्च बेसिकली ऐसे किया जाता है, ऐसे डेटा का हम यूज करते हैं, और ऐसे डाटा जब यूज करते हैं वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसका दो टाइप था। एक था आपका व्यक्तिगत प्रलेख, और जो व्यक्तिगत प्रलेख था उसमें जीवन इतिहास आता था, आपको पत्र आता था, आपका डायरी आती थी। ठीक है, आपकी अगर हम बात करें तो आत्मकथा आती है। तो ये सारे के सारे व्यक्तिगत प्रलेख में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ था सार्वजनिक, और जो सार्वजनिक था वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा। सार्वजनिक का मतलब समझ रहे होंगे, समाज से, है ना, आपका सांख्यिकी आंकड़े हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ें यूज में लाई जाती है। बताइए, क्लियर हो गया इतनी बातें? अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा अंतरों के बारे में, अंतर से और स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक आंकड़े उस शोध को कहते हैं जहां स्वयं एकत्र किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े वो कहलाते हैं वे आंकड़े जो दूसरे अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्र किए जाते हैं आंकड़े। तो ये द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं ना। ये हो जाएगा आपका अंतर। प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसे एकत्रित करने के लिए अधिक समय, श्रम और धन लगता है,
लेकिन वहीं अगर मैं द्वितीयक आंकड़ों की बात करूं तो उनमें जो है संग्रह के कम समय लगता है, श्रम का भी और धन का भी। ठीक है, तो यहाँ पर कम समय, धन और श्रम की बात कर रहा है, तो ये द्वितीयक आंकड़े में आ रहा है। अगर हम बात करें, क्योंकि वो रिसर्च किया हुआ है और उसमें आप जाके काम कर रहे हैं, कॉपी तो कर रहे हैं, तो कम समय नहीं लगेगा, कम लगेगा। प्राथमिक आंकड़े में अगर हम बात करें तो उद्देश्य जो होता है वो अनुकूल को एकत्रित करने के लिए किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं तीसरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपको द्वितीयक आंकड़े में, तो वे आंकड़े होते हैं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए किए जा सकते हैं, इसलिए वे वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते। तो ये वर्तमान के कंडीशन के अनुकूल होगा वातावरण में, लेकिन ये उसके अनुकूल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉपी किया हुआ है द्वितीयक आंकड़े, है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन आंकड़ों से जो है क्या होता है, शोध सही एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। लेकिन द्वितीयक आंकड़े में अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों का किया गया जो शोध होता है वो संदेहप्रद होता है। ठीक है, या संदेहास्पद होता है। तो ये जो शब्द संदेहास्पद की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में थोड़ा सा देखने को मिल भी सकता है आप सभी लोगों को, है ना। अब देखिए इसमें विधि कौन कौन से होगी, मेथड्स कौन कौन सा प्रयोग करेंगे। ये तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का प्रयोग करेंगे, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच का भी प्रयोग करेंगे, स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्ति संवाददाता के द्वारा भी प्रयोग करेंगे, प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग करेंगे, डाक पत्र का भी प्रयोग करेंगे आप, और अगर हम बात करें तो गणकों के द्वारा अनुसूची का भी प्रयोग करेंगे। तो ये जो है बेसिकली इसकी प्रविधियां हैं। प्रविधियों में अगर मैं बात करूं तो इसका अवलोकन भी आता है, जिसको आप निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं आपसे साक्षात्कार आता है, साक्षात्कार लिखा भी है, प्रश्नावली भी लिखी हुई है, तो ये चीज़ें भी आती हैं, इसका भी आप खासकर ध्यान रखेंगे प्रविधियों में। ठीक है, मेंशन करेंगे आप सभी लोग। प्रक्षेपण विधि भी आती है जिसमें टीएटी सीटी के बारे में बात किया है। ठीक है, बेलक एंड मुर्रे ने, और आपका एक नाम और आता है, टीएटी किसने दिया है भाई, मॉर्गन एंड मुर्रे ने, मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया है। ठीक है, टीएटी। तो ये भी चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चित्र साहचर्य, शब्द साहचर्य, हरमन रोसा, ठीक है, वाक्य पूर्ति, कहानी पूर्ति, ये सभी के सभी जो है प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आता है ना। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते थोड़ा सा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए इस विधि में जो है अनुसंधानकर्ता स्वयं शोध के क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों को प्रत्यक्ष और सीधा संपर्क करता है, वही कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत। बस सीधा जाता है भाई। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है और आप लोगों से मैं पढ़ाया कई बार हो कि प्रत्यक्ष बोलते किसे हैं, है ना, जहाँ पे सीधा संपर्क होता है ना। उपयोगिता के बारे में बात करें तो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है जहाँ पर क्षेत्र छोटा होता है, और यह जहाँ आंकड़ों की मौलिकता अधिक ज़रूरी होती है, जहाँ आंकड़ों में शुद्धता अधिक पाई जाती है। ठीक है, जहाँ आंकड़ों में गोपनीयता पाई जाती है, जहाँ पर आंकड़ों में गहन अध्ययन पाया जाता है। सूचना देने वाले से संपर्क में आवश्यक, मतलब आवश्यक का मतलब हुआ कि भाई ऐसे नहीं कि अब उसे अगर सुधार हो गया तो अब छोड़ दो, उसके संपर्क में बराबर कंटिन्यू रहना भी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत तरीके से जब उसका आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्वालिटी की बात करें तो इसका परिशुद्धता की भी बात होती है इसमें, और व्यक्ति के द्वारा जो है आंकड़े के लिए कारण जो है वहाँ पे आंकड़ों का एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस विधि के द्वारा एकत्रित आंकड़े की मौलिकता पाई जाती है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और आगे अगर हम बात करें तो ये आंकड़े जो हैं अधिक विश्वसनीय होते हैं, तो ये तो करेक्ट होगा आपका। और लोचदार भी होता है ना। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से बनेंगे, उसकी क्वालिटी से लेकर मौलिकता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, वैधता पाई जाती है, लोचशीलता पाई जाती है, लचीलापन जिसको बोलते हो आप लोग, है ना, तो ये कंडीशन पाई जाती है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको घटा बढ़ा भी सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वाले में होगा। ठीक है, और इसमें कुछ हानि भी होती है, जैसे बड़े क्षेत्र में नहीं हो सकता है, अभी मैंने बता रहा था आप लोगों को, छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। व्यक्तिगत पक्षपात होने का डर होता है, इंडिविजुअल काम करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मिलकर जाते हैं भाई, अगर अंतरण प्रति अंतरण देख लिया तो पक्षपात होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विस्तृत क्षेत्र में इस विधि के जो है अच्छे परिणाम भी नहीं होते, क्योंकि बड़ा होने की वजह से इसका अच्छा परिणाम निष्कर्ष वगैरह नहीं मिल पाता है हमें। तो ये 3 टाइप के इसके अवगुण देखने को हमें मिल जाते हैं, अवगुण है ना, डिमेरिट्स। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट,
यहाँ दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अप्रत्यक्ष मौलिक जांच का होता है। अब जो दूसरा होता है, इस विधि में किसी भी समस्या के संबंध में होने वाले व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, आंकड़े प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर वो आपका हो रहा था जहाँ प्रत्यक्ष था वो छोटे पर हो रहा था, ये बड़े पर होगा, तो ये व्यापक होता है। यहाँ पर सूचना देने वाले से संपर्क में संभव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि ये जहाँ सूचना देने वालों को अज्ञानता की संभावना बनी रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, समाज कल्याण प्रशासन वाली नीति हो या कार्यक्रम या योजनाएं हो, जो भी चीज़ें चल रही है वो अप्रत्यक्ष के रूप में आती है ना। तो यहाँ पर सूचना देने वालों को जो है अज्ञानता की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो ये भी बात आपका करेक्ट हो जाएगा ऐसी कंडीशन पर, और ये बड़े क्षेत्र पर होता है, व्यापक लेवल पर होता है ना। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्नावली एवं अनुसूची के बारे में। प्रश्नावली जानते हैं आप सभी लोग, मुझे बता सकते हैं प्रश्नावली होता क्या है? कोई भी मुझे जरा बताइए जरा एक बार जी। सर वो लिखित में एक पेपर पे सर क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और वो सेंड करते हैं सेवार्थी के लिए, फिर वो अपना वो यस नो रहेगा या फिर वो वेरी उस गुड हिसाब वेरी से वो गुड, समझ करके गए। भेजें। ठीक। तो प्रश्नावली और अनुसूची ये एक प्रकार की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, समझिएगा। ये एक प्रकार की मेथड्स हैं, यूज़ किए जाते हैं। जो प्रश्नावली होती है वो सूचना दाता के पास डाक के द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची को लेकर स्वयं अनुसंधानकर्ता सूचना दाता के पास जाता है। तो बात तो सिंपल सी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अनुसूची क्या करेगा, वो सीधा लेकर जाता है उसके पास, सूचनादाता के पास, लेकिन प्रश्नावली में उसको डाक के द्वारा भेजी जाती है। ये तो पहली चीज़ रही, आपको समझ में आया। दूसरी एक और बात समझ लीजिए, जिसे प्रश्नावली और अनुसूची में जो अनुसूची होती है उसमें अनुसंधानकर्ता के द्वारा भरा जाता है फॉर्म, जैसे अभी आपने बोला है मुझे, तो वो बेसिकली जो है अनुसूची में अनुसंधानकर्ता के द्वारा भरा जाता है, जबकि प्रश्नावली सूचना दाता के द्वारा फॉर्म भरा जाता है। तो दोनों चीज़ें ये भी क्लियर हो गया होगा। अब तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि अनुसूची में कौन भर रहा है, फॉर्म कर रहा है फॉर्म को, और प्रश्नावली में कौन फिल कर रहा है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन पर आप स्वयं भरना शुरू कर दोगे उसका फॉर्म, क्योंकि आप शिक्षित है, तो वो अनुसूची का पैटर्न बन जाएगा। प्रश्नावली में वो शिक्षित लोग होगा, वो शिक्षित व्यक्ति होगा, इसलिए आपने प्रश्न बनाया कि भाई तू अब ले, अब इस फॉर्म को फिल कर, ठीक है। तो इस तरीके के कंडीशंस का आप जो है यूज करते हैं। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता जो होता है वो घटना स्थल पर अवलोकन करके उसे अवसर भी देता है। तो कभी कभी जब प्रश्न ना बना पाए तो उसको देता है कि भाई लो तुम वातावरण में कोई भी घटना या कोई भी एक्टिविटी करो, उसके आधार पे आप ऑब्जर्व कर लेते हो, यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति का जो क्रियाकलाप है ठीक ठाक है, ठीक है। इस तरीके की क्रियाविधि जो करते हो अनुसूची कहलाती है। परंतु अगर मैं आपसे बात करूं प्रश्नावली में, तो प्रश्नावली में आप क्या करते हैं, घटना स्थल का अवलोकन करते हैं और अवसर नहीं देंगे आप। ये चीज़ ध्यान के, अवसर देने की बात करता है तो वो अनुसूची करता है, लेकिन प्रश्नावली में आप उसे अवसर नहीं देंगे। तो ये एक और ये बात है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो अनुसूची में अधिक समय लगता है, क्योंकि अवसर दे रहे हो, लेकिन प्रश्नावली में अधिक समय नहीं लगता है, इसमें लिमिटेड टाइम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हो। अनुसूची के द्वारा जो होता, अनुसूची द्वारा जो प्राप्त उत्तर होते हैं वो लिए जाते हैं संक्षिप्त में, लेकिन अगर आप प्रश्नावली में उत्तर की प्रकृति की बात करते हैं तो उसके उत्तर का जो उसका उत्तर आया है उसका आप विश्लेषण करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, इसका मीनिंग क्या बना रहा है, ये दिया क्या है, लिखा क्या है, प्रश्न में उत्तर में लिखा क्या है, ये चीज़ें होती है। अनुसूची में वैज्ञानिकता का तत्व जो है इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अनुसूची में जो है प्रश्नावली में जो है वैज्ञानिकता है वो नहीं पाया जाता है। अगर पाया भी जाता है तो कम पाया जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे भी नहीं कहोगे कि नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है, आप ऐसे कह सकते हो, कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अनुसूची के माध्यम से गहन सूचना आप क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रश्नावली में सूचनाएं प्राप्त होती हैं लेकिन वह पक्षपात पूर्ण भी हो सकती है, पक्षपात भी हो सकता है प्रश्नावली में, अनुसूची में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सूचनाएं देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करता है, और ये दो टाइप की होती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक डाक विधि होता है, अभी आपको मैंने बता भी चुका हूँ, इसमें बताने की मेरी ज़रूरत भी नहीं है, आप सब जानते हो कि प्रश्नावली सूचनादाता के पास जो है डाक द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची को लेकर वह स्वयं अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास भेज देता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस विधि की अगर हम बात करें डाक विधि का, तो इस विधि में
जो है प्रश्नावली कुछ सूचना देकर देने वाले व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है, और जब यह सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचता है तो उसकी इन सूचनाओं का गुप्त रखा जाता है। तो ये भी सही बात है। ये तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत अहम बात है कि उसे सीक्रेट रखा जाए, है ना, ये चीज़ें। उपयुक्तता की बात करें तो अनुसंधान के क्षेत्र में ये काफ़ी विस्तृत है। जब सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो, तो जब सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो तो वो अनुसूची होगा कि प्रश्नावली होगा? अनुसूची सर। अरे यार, कैसे बात कर रहे हैं आप? और कोई बात बताए भाई, जो सूचना दे, सूचना देने वाला प्रश्नावली होगा। हाँ, प्रश्नावली। अगर वो अशिक्षित होगा तो वो अनुसूची होगा ना। मैंने अभी आपको अंतर बता रहा था आप लोगों से कि भाई प्रश्नावली अनुसूची में कि अनुसूची अनुसंधानकर्ता के द्वारा फॉर्म भरा जाता है, तो भरेगा तो उसी का जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना सबका भर देगा फॉर्म। वो फॉर्म भरने के लिए थोड़ी ना सोशल वर्क कर रहा है। दूसरी बात कि प्रश्नावली में जब वो फॉर्म, प्रश्नावली विधि में वो क्या करता है, अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास दे देता है फॉर्म को, और यहाँ पे प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो वो शिक्षित होगा तभी तो फॉर्म भर रहा है, ऐसे थोड़ी ना फॉर्म भर रहा है। तो ये कॉमन सेंस का भी थोड़ा सा प्रयोग करें आप सभी लोग, और यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ये जो शिक्षित की प्रश्नावली में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें गुण की, तो गुण में अगर हम बात करें तो इस विधि में समय, श्रम, धन की बचत होता है, और वे आंकड़े जो मौलिक और विश्वसनीय होते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें मौलिकता पाई जाती है और विश्वसनीयता भी पाई जाती है। इस विधि में बड़े क्षेत्र से भी लेकर आंकड़े को संग्रहण किया जाता है। अब जरूरी ये नहीं कि छोटा ही जो है क्षेत्र रहे उसी पर किया जाए, बड़े क्षेत्र पर किया जाता है ना। छोटे पे तो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत विधि का प्रयोग करते हैं उसका बेसिकली डाटा कलेक्शन में यूज में लाया जाता है। ठीक है, अवगुण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिमेरिट के बारे में, तो ये कहता है इस विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाओं में जो है सूचना भरते समय बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। तो इस विधि में उदासीनता के कारण व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस भेज पाता है। तो ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो डिमेरिट या एक दोष कह सकते हो आप लोग, या अवगुण कह सकते हो। इस विधि में लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। भाई बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर फॉर्म चला गया तो फिर कहाँ से फॉर्म एडिट होगा। आपने देखा भी होगा गूगल फॉर्म वगैरह जब कोई भरता है तो उसमें कंडीशन पर कहाँ दोबारा उसको अगर आपने एडिट करके भरा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। अगर आपने एडिट करके फॉर्म को भर भी दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका जो पहला वाला था वही काउंट होगा, दूसरा वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है, बात तो ठीक है। ठीक है, अब अनुसूची की विधि की बात करें तो अनुसूची में देखिए, अगर हम अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति का ध्यान में रखकर पहले से प्रश्नावली तैयार की जाती है, और फिर गणक मतलब अनुसंधानकर्ता का सहायक उसे लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति के पास भेज देता है, और वह सूचकों से प्रश्न पूछकर स्वयं भरना शुरू कर देता है। तो ये क्रियाविधि अनुसूची में होती है, ये आपको पता है। उपयोग कहाँ करोगे तो बेसिकली इसकी जो है रीति रिवाज, भाषा, परिचित या गुण या निगुण इत्यादि चीज़ों पर आप क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जिसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बड़े लेवल पर होता है। इसका जो गुण होता है, इस विधि में निरक्षर व्यक्तियों से में ही सूचना प्राप्त की जाती है। अब अभी देखो मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा था, ऊपर बताया भी है आप सभी से। और इस विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाओं में शुद्धता पाई जाती है, और इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है, और क्योंकि कुछ गलत पक्ष में भी इसका विपक्ष भी देखने को मिल जाता है। मैंने अभी आप लोगों को पहले भी इसका जब अंतर बता रहा था तो डिफ्रेंशिएट कर रहा था वहाँ पर, तो आपको क्लियर बता दिया था ये चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए जरा, संकलन की कुछ विधियाँ हैं, जैसे दो टाइप में बताया गया। एक बताया गया कि प्रकाशित स्रोत के रूप में, तो और इसके अंतर्गत जो है सरकारी स्रोत हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं भी हो सकती हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। अगर पूछेगा प्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं तो ऑप्शन में रहेगा सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, पत्र पत्रिकाएं, और आपसे व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं से जो है प्रकाशन, या अनुसंधान संस्थानों के प्रकाशन से, या आयोग या समितियों की रिपोर्ट से, या आपका व्यापारिक संघों के प्रकाशन से। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है।
दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका अप्रकाशित। तो वे आंकड़े जहाँ पे स्रोत के सभी जो अन्य अनुसंधान करता है उनके द्वारा संकलित किया जाता है और जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता है। जो प्रकाशित किया जाता है वो प्रकाशित स्रोत होगा, जिन्हें प्रकाशित नहीं करते हैं वो अप्रकाशित होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्या होगा, वे आंकड़े जैसे सरकार हो जाएगी, विश्वविद्यालय हो जाएगा, निजी संस्थान हो जाएगी, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता हो जाएगा, इत्यादि चीज़ें जो प्राप्त की जाती है इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। ये चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अप्रकाशित स्रोत के जो प्राप्त हैं उसके आंकड़ों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। जैसे ये कम खर्चीला होता है, समय और धन की बचत होती है इसमें, वर्तमान के जो उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति में भूमिका नहीं निभा पाता है अप्रकाशित। लेकिन जब कभी वर्तमान की भूमिका निभाने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होगी तो प्रकाशित हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पूर्ति नहीं की जाती है किसमें, अप्रकाशित स्रोत में। इसमें कम शुद्धता पाई जाती है, लेकिन शुद्धता किसमें ज़्यादा पाई जाती है, प्रकाशित में। तो यहाँ से भी आप इजीली अंतर को ढूंढ पाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जनगणना और प्रतिदर्श की विधियों के बारे में, है ना, तो जैसे यहाँ पर देखिए किसी समूह या जनसंख्या की किसी एक इकाई का मद बोला जाता है। मद का मतलब होता है आइटम, आइटम का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी क्रियाविधि जहाँ पर आपने उस पदार्थ या वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइटम। ठीक है, या मद बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। तो जनगणना के अवधारणा के बारे में बात कर लेते हैं। जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, या आप कह लीजिए जनसंख्या के जनक किसको माना जाता है, कोई बता सकता मुझे, या फादर ऑफ पॉपुलेशन में जनगणना में किसको माना जाता है। सर इतिहास में तो लॉर्ड मेयो को माना जाता है। माल्थस, लॉर्ड मेयो, क्या कह रहे थे, दोबारा से रिपीट करें। जनगणना उन्होंने क्या की थी इतिहास में, हाँ, इस 1882 के आसपास। हाँ, वो उन्होंने जो चीज़ें हैं, आप सही कह रहे हैं, वो उन्होंने इसका प्रयोग किया है, यूज़ किया है। अगर कोई चीज़ें, अगर कॉन्सेप्ट जाता है जनगणना की या जनसंख्या के रूप में, तो आपका दिमाग सीधा क्लिक कर जाना चाहिए माल्थस का। ठीक है, माल्थस करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, मेयो का नाम आप नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। मेयो के संबंध में मैंने प्रश्न देखे हैं, लेकिन ये आप समाज कार्य में नहीं, एसएससी के एग्जाम के प्रश्न में मैंने देखा मेयो का नाम। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा, दिखा दूंगा एक बार उसका क्वेश्चन भी। ठीक है, तो माल्थस का नाम याद रखिएगा, माल्थस सही जवाब होगा। जनगणना का मतलब होता है किसी अनुसंधान के क्षेत्र में समग्र मदों अथवा कुल समूह से होता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। और यह जो समग्र मद आइटम किसी क्षेत्र की जनसंख्या को भी हो सकती है या अन्य प्रकार किसी दूसरी मद का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया कि यदि किसी कारखाने में 10,000 व्यक्ति कार्य करते हैं तो जनगणना की अवधारणा के अनुसार 10,000 व्यक्ति कारखाने की जनसंख्या कहा जाएगा। ठीक है, और इन सभी मदों को लेकर जो किया गया अनुसंधान होता है वो जनगणना विधि कहलाती थी। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल है जनगणना को डिफाइन करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विधि आ रही है प्रतिदर्श की अवधारणा। और प्रतिदर्श की अवधारणा क्या होती है बताइए जरा। प्रतिदर्श की अवधारणा बोलिए। देखिए, जो सांख्यिकी स्टैटिक्स या मात्रात्मक अनुसंधान की जो विधियां होती हैं उसमें हम किसी बड़ी राशि के जब चुनाव करते हैं या छोटी सी मात्रा में जब किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, जनसंख्या से निकालते हैं, तो वह क्रियाविधि एक प्रकार से प्रतिदर्श कराती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ दिल्ली में मान लीजिए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में गए और वहाँ पर आपको 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बच्चे जो है मिले। अब 1 लाख बच्चों पर तो आप तो रिसर्च करोगे नहीं, तो वहाँ से जो आपने 100 लोगों को निकाला है, अब क्योंकि कॉमन समस्या है इनकी, और आप काम करेंगे मतलब 100 पर, 100 लोगों पर, तो ये बेसिकली है प्रतिदर्श। ये क्या है, आपका प्रतिदर्श है, बेस्टी है, उसको हम बेस्टी बोलते हैं। तो समग्र में से चुने हुए जो मद होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रतिदर्श। क्लियर हो गया होगा, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। निदर्शन बोला जाता है, तो इसी को निदर्शन, हाँ, निदर्शन कहो या प्रतिदर्श कहो या प्रतिचयन कहो या सैंपलिंग कहो या आप इसको बेस्टी बोलो, ये सभी के सभी उसी का नाम है, सब उसका ही नाम है। ठीक है, अलग नहीं है, आप सही कह रहे हैं। क्लियर हुआ।
निदर्शन प्रतिदर्श एक ही होता है, चलिए नमूना बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, मान लीजिए कि हमने क्लास 12वीं कक्षा में विद्यार्थी के विभिन्न विषयों की रुचि का पता लगाया, जिसमें कला, वाणिज्य, विज्ञान के छात्र शामिल थे। तो इसके लिए हमें कला से एक विद्यार्थी, वाणिज्य से एक विद्यार्थी, विज्ञान से एक विद्यार्थी को ले लेते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि चुने हुए प्रत्येक विद्यार्थी के अपने अपने विषय में विभिन्न विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये एक प्रकार का जो चीज़ें बताई गई है, सैंपलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिदर्श को रिप्रेजेंट कराती है। यानी सांख्यिकी में समस्त इकाइयों में से समूह अथवा संपूर्ण की विशेषताओं को अन्वेषण या शोध के लिए उनमें से चुनी गई जो इकाई होता है, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, वह एक प्रकार की कहलाती है नमूना। उसको हम बोलते हैं मद या सैंपल बोलते हैं, ठीक। वो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। इसका प्रयोग अगर अनुसंधान के क्षेत्र में सीमित होता है ना। इसके गुणों में विभिन्न अधिकता पाई जाती है, मतलब एक प्रकार से इजी है ये सभी के सभी टॉपिक, है ना। अधिक शुद्धता पाई जाती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है इसमें। आगे अगर हम बात करें तो आंकड़े समान महत्व में भी होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। देखो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ वो चीज़ें, ये आप इजीली कॉमन सेंस के माध्यम से लगा लेंगे, है ना। जो चीज़ें मुझे पता है कि यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं अप्लाइड टाइप में, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, होते क्या है, ऐसे प्रश्न अप्लाइड में आते हैं, अभिकथन में आते हैं। जैसे इस विधि में पक्षपात की संभावनाएं कम होती है, बात ठीक है भाई। इसके आंकड़े जो है सभी मदों के लिए लिए जाते हैं, तो ये भी सही है। विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक पाई जाती है जनगणना विधि में, तो ये भी एक कारण या एक गुण पाया जाएगा, एक प्रकार से क्वालिटीज पाई जाएगी, मेरिट्स पाए जाएंगे इसके, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए विषय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि अनेक विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर जनगणना में। अप्रत्यक्ष जांच के लिए जहां सीधे तौर पर कुछ विषयों का अध्ययन संभव नहीं होता है, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो ये भी प्रतिक्रिया जो बेसिकली होती है वो भी जनगणना के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष जांच के लिए जहां सीधा तौर पर कुछ विषयों का अध्ययन जो है संभव नहीं हो, ऐसी कंडीशन में, जैसे बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्लास थी आज की आप लोगों का, आपका डेटा कलेक्शन समाप्त हो गया है यहाँ पर, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे रिसर्च के कुछ क्वेश्चनों पर, केवल रिसर्च के प्रश्न होंगे, केवल और केवल रिसर्च के होंगे प्रश्न, शोध से लेकर पूरे डेटा तक, ठीक है, रिपोर्ट तक। 2 यूनिट सर खत्म हो जाएगी कल तक, समाप्त हो गया है अब दोनों यूनिट, अब आपका कुछ बचा नहीं। हाँ, आज यूनिट दोनों समाप्त हो गया आपका। अब आप थोड़ा दूसरे यूनिट से आप क्वेश्चंस लेंगे रिसर्च का, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, कल क्वेश्चंस करे जाएंगे, आप सबके क्वेश्चन होंगे कल रिसर्च के। सर जनगणना विधि को सर थोड़ा सा बता दीजिए किस प्रकार की जाती है। जनगणना क्या, जनगणना विधि किस प्रकार की जाती है सर, ये थोड़ा समझा दीजिए इसको। जनगणना विधि, एक तो आप इसे जब करेंगे तो एक प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संभव तब नहीं होगा जब जहां आप उसका अध्ययन नहीं करें। तो जिस चीज का अध्ययन नहीं हो पाएगा उसका जनगणना विधि होगी नहीं। तो किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में विविध रूप से जब सूचना प्राप्त करते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं तो उसे तो जनगणना बोलते हैं। और उसी जनगणना पे जब आप उसके क्वालिटीज़ के बारे में बात किया जाए, जैसे अगर हम बात करें समग्र मदों की या समग्र जितने जो चीज़ें दी गई थी टोटल जनसंख्या, उन जनसंख्याओं में से हम जब करेंगे तो एक एक निकालेंगे भाई। ऐसे कंडीशन पे चाहे वो सरकारी स्रोत के अंतर्गत आए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के रूप में आए, चाहे पत्र पत्रिका के रूप में आए, चाहे व्यक्तिगत अनुसंधान के रूप में आए, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। जिस भी रूप में आए उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिस भी रूप में आते हैं। तो पक्षपात की संभावना इसमें कम भी रहती है। इसका अध्ययन जो होता है बेसिकली गहन अध्ययन होता है, बहुत सारी जनसंख्या होती है, उसमें से हम डेटा निकाल के, आप सभी पर नहीं करेंगे, कुछ लोगों पर ही करेंगे, उनकी ज़रूरतों पर। और इसमें जो होता है क्षेत्र सीमित होता है, किसी पर्टिकुलर, मैंने दिल्ली ड्यू यूनिवर्सिटी का ही लिया था, ठीक है, ड्यू का ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही लिया था, तो ये सीमित था। 1 लाख बच्चों पर आप 100 लोगों पर काम कर रहे हैं, तो ये जनगणना हुई इस समय, तो इस पर काम करेंगे, पूरे पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। 125 करोड़ जनसंख्या पर आप काम नहीं करेंगे, जिनमें से गुणों के विभिन्न जो होते हैं, उनके गुणों की जो है विभिन्नता जो होती है अधिक पाई जाती है, इसमें शुद्धता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है, आपका जो है जनगणना, आपकी क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। इसकी जो है विधियों आंकड़ों का विषय में जो है विस्तृत सूचना प्राप्त की जाती है
और ये अप्रत्यक्ष जांच तो हो सकता है, लेकिन अध्ययन जब संभव नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन पर नहीं हो पाएगा अप्रत्यक्ष पे। तो ये एक प्रकार का वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं ऐसी कंडीशन पर, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो।